नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शहरनामा और मैं हूं आपके साथ अजीत। शहरनामा में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के पॉलिटिक्स की। बिहार में सियासी हलचलें काफी तेज हैं। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट की बैठक में अपना दांव चल दिया है और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद कैबिनेट दो गुटों में बंट गया। नीतीश समर्थक मंत्रियों ने इस प्रस्ताव के विरोध में बैठक का बॉयकॉट किया और 22 मंत्री बैठक छोड़कर बाहर आ गए। वहीं मांझी समर्थक 7 मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उधर अब से कुछ देर में विधायक दल की बैठक भी शुरू हो रही है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव की ओर से बुलाई गई इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि आज ही मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी दिल्ली आ सकते हैं। तो सियासी हलचल काफी तेज बिहार में। जिस तरह से राजनीतिक उठापटक का दौर लगातार जारी है, इसमें जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में अपना दांव चल दिया है और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन इसके बाद कैबिनेट दो गुटों में बंट गई। नीतीश समर्थक मंत्रियों ने इसका विरोध किया और बैठक का बॉयकॉट किया। 22 मंत्री बैठक छोड़कर बाहर आ गए, जबकि मांझी समर्थक 7 मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और यह भी खबर है कि जीतन राम मांझी दिल्ली आ सकते हैं। जाहिर है, दिल्ली में किससे मुलाकात होगी, कैसे ये रणनीति आगे बढ़ेगी जीतन राम मांझी की, ये समझा जा सकता है। और बिहार की राजनीति में हुए इस घटनाक्रम की खबर जी संगम आपको कई घंटे पहले दे चुका है। बिहार की राजनीति इस मोड़ पर पहुंचेगी, ये हम आपको कल ही दिखा चुके हैं। रात 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जो डिस्कशन चला, जो बातें चली, चैनल के संपादक वासिंदर मिश्र ने कल ही इस बारे में कहा था। ये क्या कहा था उन्होंने, हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे। बिहार में सियासी हलचलें काफी तेज हैं। जीतन राम मांझी ने कैबिनेट की बैठक में अपना दांव चल दिया और कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा। और विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव ऐसा रखा जा सकता है, यह हमारे चैनल के संपादक ने कल हमारे कार्यक्रम में बातें रखी थी। क्या कहा था तब उन्होंने, ये सुनाते हैं आपको। दिल्ली में केंद्र की जो सरकार है वह नरेंद्र मोदी की सरकार है। बिहार के राज्यपाल की जवाबदेही केंद्र सरकार के प्रति है। बिहार के राज्यपाल वही संवैधानिक निर्णय लेंगे जो केंद्र की सरकार चाहेगी जी। और केंद्र की सरकार भी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार को केयरटेकर मुख्यमंत्री बनाकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाए। तो ऐसी स्थिति में अब सबसे बड़ी चुनौती जीतन राम मांझी के सामने है, क्योंकि उनके लिए वक्त बहुत कम है। अगर वे आने वाले आज से लेकर कल तक में बिहार विधानसभा के डिसोल्यूशन रिकमेंड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार या शरद यादव को मौका मिलेगा विधायक दल की बैठक करके नए नेता के चुनाव करने का। और ऐसी स्थिति में जब एक बार विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव हो जाएगा, तो राज्यपाल के सामने भी संवैधानिक मजबूरी होगी उस विधायक दल के रिकमेंडेशन को मानने की। तो इसलिए बिहार की पूरी राजनीति अब बहुत ही निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और आने वाला 24 घंटा 48 घंटा बेहद क्रूशियल रहेगा नीतीश के लिए भी और जीतन राम मांझी के लिए भी। तो ये जो अंश आप सुन रहे थे, सियासत की बात सच्चाई के साथ, हमारे कार्यक्रम जो 8 से बजकर 9 बजे के बीच में रात में होता है, इस कार्यक्रम में ये बातें कही थी हमारे चैनल के संपादक ने। कल ही ये कयास लगाया था कि जल्द ही विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं मुख्यमंत्री, और किन कारणों से कर सकते हैं, क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनी है, इन सब की व्याख्या उन्होंने की थी। और ये नहीं, आगे इसके बाद राज्यपाल की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में भी उन्होंने इशारा किया था। और उस दिशा में अब बिहार की राजनीति जाती हुई साफ तौर पर दिख रही है, जिस बारे में कल ही कयास लगा दिए गए थे। शाहनवाज हुसैन मीडिया से मुखातिब हैं इस वक्त। नीतीश कुमार जी हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा, उसके बाद उन्होंने खुद लोकसभा के चुनाव के वक्त में कहा कि जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए वो त्याग पत्र दे रहे हैं। और फिर ढिंढोरा पीटा गया कि पूरे हिंदुस्तान में ढिंढोरा पीटने का काम किया कि महादलित समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया है। अब उसी महादलित समाज के व्यक्ति को अपमानित कर रहे हैं जदयू के नेता। कैबिनेट में गाली गलौज की है, कैबिनेट में अपमानित किया है। इस तरह किसी माननीय मुख्यमंत्री को अपमानित करने का उनके दल के लोगों को भी अधिकार नहीं है। और ये सही है कि विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने इस विधानसभा को भंग करने की सिफारिश उस कैबिनेट में की है। भारतीय जनता पार्टी को जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। हम समझते हैं कि इस वक्त
एक ही विकल्प है कि चुनाव होना चाहिए और जनता को तय करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जदयू के पास पहले भी बहुमत नहीं था और जिस तरह से कैबिनेट दो फाड़ हो गई, तो इस कैबिनेट के अंदर जिस तरह की घटना घटी है उसमें चुनाव के अलावा कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने को तैयार है। सर, आप इससे पहले तो ये इशारा बहुत कुछ कह जाता है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चुनाव में जाने के लिए बीजेपी तैयार है। जीतन राम मांझी ने विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव रखा और इसके बाद अब वो दिल्ली आ रहे हैं। जाहिर तौर पर मांझी के खेवनहार और कौन हो सकते हैं, इस बारे में वो बातचीत आगे बढ़ाएंगे। और जिधर संकेत मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में अब चुनाव की जरूरत है। साफ तौर पर शाहनवाज हुसैन ने, बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बातें कही हैं। तो समझा जा सकता है बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे किस तरह का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। जेडीयू सरकार के बारे में बीजेपी की राय स्पष्ट है और बीजेपी ने साफ तौर पर यह तोहमत लगाई है। ये कहा है कि जेडीयू वहां पर बहुमत में नहीं है, कैबिनेट में ही दो फाड़ हो गया। और ये सब बातें रखते हुए बीजेपी ये कह रही है कि अब बिहार में चुनाव की जरूरत है और वहां पर चुनाव ही एकमात्र अब रास्ता बचता है। जीतन राम मांझी ने प्रस्ताव रख दिया और इसके बाद जब कैबिनेट में प्रस्ताव रखा तो कैबिनेट में ही जितने मंत्री थे दो फाड़ नजर आए। इसमें 22 मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, विधानसभा भंग करने के प्रस्ताव का विरोध किया और इसके बाद इस बैठक का बायकाट कर वो बाहर आ गए। लेकिन 7 मंत्री यहां पर थे जिन्होंने इसका समर्थन किया है, इस प्रस्ताव का। और इसके बाद अब दूसरा घटनाक्रम ये कि वहां जेडीयू की तरफ से जो बैठक बुलाई गई है विधायकों की, वो बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। उस बैठक में क्या होता है, इससे पहले जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलने गए, तो ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा समझा जा सकता है और इसे पहले की कई परिस्थितियों से जोड़कर भी देखा जा सकता है। क्या ये महाभारत शुरू होने से पहले जैसे कृष्ण गए थे एक शांति समझौते के तहत, क्या ये इस तरह की कोई वार्ता थी? ये दिखाना चाहते थे जीतन राम मांझी कि हम कहीं से गलत कोई कदम स्टेप नहीं उठा रहे हैं और इसलिए वो नीतीश कुमार से मिलने गए। लेकिन नीतीश कुमार से मिलने के तुरंत बाद कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव भी रख दिया कि विधानसभा भंग की जाए। तो बिहार में बहुत कुछ हो रहा है और जब ये हो रहा है उस समय दिल्ली में इधर चुनाव चल रहे हैं विधानसभा के। दिल्ली की 70 सीटों के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान यहां पर जारी है और दोपहर 3 बजे तक जो वोटिंग फीसदी है 53% वोटिंग यहां पर हुई है। हर खास आम पोलिंग बूथ में अपना वोट डालने पहुंच रहा है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किरण बेदी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने अपने मताधिकार का यहां इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहती है, विश्वास है कि सच की जीत होगी। वहीं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने निर्माण भवन में अपना वोट डाला है और शीला दीक्षित ने निर्माण भवन में वोट डाला है। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कृष्णानगर में वोट डाला है, जहां से वो पहले विधायक रह चुके हैं। प्रणब मुखर्जी की बेटी और ग्रेटर कैलाश से कांग्रेस उम्मीदवार शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी अपना मतदान किया। हम सभी तस्वीरें आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। तो बिहार की राजनीतिक परिस्थिति करवट लेती हुई और इधर दिल्ली में विधानसभा चुनाव, जिसकी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग जारी है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार उन्हें स्थायी सरकार मिलेगी। बड़ी संख्या में लोग वोट डालने निकले। आम आदमी पार्टी तो प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रेरा, ये दोनों दिख रहे थे। हम आपको बताएंगे इधर पांडव नगर के एक पार्क में वोट डालकर आए लोगों की पंचायत लगी हुई थी, जिनसे बात की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। चुनाव को किस नजरिए से वो देख रहे हैं, ये सब कुछ इससे साफ होगा। देखिए, पांडव नगर इलाके में आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली की आम जनता है वोट कास्ट करके अपना आ चुकी है और इस समय वो एक पार्क में मौजूद है। जो तमाम राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, सब पर दिल्ली की जनता चर्चा कर रही है और हम इस समय लोगों के बीच में उनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली की जनता का मूड क्या है और दिल्ली की जनता को कैसी सरकार चाहिए। आप बताइए कि कैसी सरकार आपको दिल्ली की चाहिए। हम तो चाहते हैं जो भी सरकार आए मजबूत होके आए, वो काम करने वाली सरकार चाहिए हमें। ये नहीं कि वोट लिया और चलते बने आगे,
आप बताइए बाबूजी, आप तो काफी दिनों से वोट डालते हुए आए हैं, नेताओं को अच्छी तरह समझते होंगे, क्या उनकी कथनी करने में कभी अंतर आएगा? आएगा जी भाई, बीजेपी से आएगा, मोदी से आएगा। चलिए आप हमें बताइए कि जो दिल्ली का इस माहौल है वो क्या चल रहा है, क्या जनता के मूड में है? भाई साहब 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 50 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में विधायक आने वाले हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इत्तेफाक रखते हैं इनके साथ बिल्कुल 50। चलिए आप हमें बताइए कि निश्चित तौर पर जनता तय करेगी कि दिल्ली का तख्त किसके हाथ में होगा, लेकिन फिलहाल क्या चल रहा है दिल्ली? दिल्ली की जनता मन बना चुकी है, हमारे मोदी जी के नेतृत्व पर उनको भरोसा है और बेदी मुख्यमंत्री बनने जा रही है। सेंट्रल का बेनिफिट लेना है, इसलिए स्टेट में हमको बीजेपी को बनाना है। दिल्ली के पांडव नगर से कैमरामैन मनमोहन के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। गाजियाबाद के लिंक रोड इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद सुंदर भाटी गैंग के इनामी बदमाश अशोक गुर्जर को गिरफ्तार किया है। अशोक गुर्जर के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित है। उस पर कई मामले दर्ज हैं, जिनमें केवल हत्या के ही 12 मामले हैं। तो 50,000 का इनामी बदमाश अशोक गुर्जर, जिसे गिरफ्तार किया है पुलिस ने लिंक रोड इलाके में गाजियाबाद में, मुठभेड़ के बाद यह गिरफ्तारी संभव हुई है। और ग्रेटर नोएडा में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में छात्र का पंखे से लटकता हुआ शव मिला है। घटना धनकौर थाना क्षेत्र की है। छात्र के आत्महत्या करने की आशंका है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। ललितपुर में जी संगम की खबर का असर हुआ। छेड़खानी से तंग आकर आग लगाने वाली छात्रा से डीएम, एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी मिलने पहुंचे और छात्रा के बयान के बाद फरार आरोपी जगभान सिंह के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामला महरौनी कोतवाली के छायन गांव का है। यहां पर 9वीं क्लास की छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर केरोसिन डालकर आग लगा ली थी। छात्रा 70% जल चुकी है और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। झांसी में बेतवा नदी में जहरीला पानी छोड़े जाने को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया है। दरअसल पारीछा थर्मल पावर प्लांट का ऐश डैम टूट गया है और 3 दिन बाद भी उसे ठीक नहीं किया जा सका है। नतीजतन प्लांट का जहरीला पानी बेतवा नदी में जा रहा है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद से इस मामले में पहल करने की मांग की है। जो मैनेजमेंट है परीक्षा पावर प्लांट का, वो पर्यावरण से संबंधित जो बिंदु हैं उनका सही ढंग से अनुपालन नहीं कर रहे हैं और एक जांच की मांग की गई है कि ऐसा क्यों हुआ है कि पहले भी कभी संभवतः बताया गया कि इसमें ब्रीच हुई थी, तो जो मेंटेनेंस का काम देखने वाले लोग हैं वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं। तो इन समस्याओं को लेकर एक मांग ये रखी गई कि इसकी एक प्रशासनिक अधिकारी से जांच करा ली जाए, तो उसको हम लोग जांच करा लेंगे। मैं सीडीओ साहब को इसमें जांच अधिकारी बना रहा हूँ। और उन्नाव में एक छात्र के गहरे नाले में गिरने पर परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। मामला अच्छी खासी फीस वसूलने वाले के स्कूल का है। छात्र स्कूल गेट के पास ही गहरे नाले में गिरा था। इसके बावजूद स्कूल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। छात्र को स्थानीय लोगों ने काफी देर बाद नाले से बाहर निकाला, जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने छात्र का बिना मेडिकल करवाए ही उसे घर भेज दिया था। घर पहुंचने पर परिजनों ने छात्र का इलाज करवाया। करीब 6 फीट गहरे हैं। उसमें कल बच्चा छुट्टी के समय, मेरा बच्चा 6 साल का है, वो नाले में चला गया। ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ स्टूडेंट मर्डर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर का यह कहना है कि इस हत्याकांड के आरोपियों को सार्वजनिक फांसी दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ पुलिस के दावे और उसके वादों को खोखला बताया है। लखनऊ की ये वही तारिक मुखर्जी लेन है जहां से उस लॉ स्टूडेंट को एक मोटर बाइक सवार लड़के ने पिक किया था। इसके बाद उसको तमाम जगहों पर इसी इलाके में घुमाया जाता रहा। उसकी हत्या कर दी गई। तकरीबन 1.5-2 घंटे तक उस लड़की के मोबाइल फोन की लोकेशन इसी इलाके में पाई गई है। पुलिस के पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज है जो जांच को जो आगे बढ़ा रहा है। अगर पुलिस ने पर्याप्त संख्या में इस पूरे इलाके में या और दूसरे इलाकों में भी सीसीटीवी कैमरास लगवाए होते तो हो सकता था कि पुलिस को जांच में और सहूलियत मिल जाती। लेकिन हकीकत यह है कि नाका थाना, जो शहर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है, वहां पर पुलिस के द्वारा लगाया गया एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जो सीसीटीवी कैमरास वहां लगे हुए हैं वो व्यापारियों के द्वारा अपनी सुरक्षा और जरूरत के हिसाब से लगाए गए हैं। और ये इलाका जो अमीनाबाद थाने में आता है,
इस पूरे इलाके में सिर्फ 3 सीसीटीवी कैमरा लखनऊ पुलिस के माध्यम से लगे हैं, जिसमें से एक अमीनाबाद थाने में और 2 अलग जगहों पर। यानी सीसीटीवी कैमरास लखनऊ में अभी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लगाए गए हैं, जो आधुनिक कंट्रोल रूम की कॉन्सेप्ट को लेकर के लगाए जाने चाहिए थे। ये हाल है लखनऊ पुलिस का, जिसको आधुनिक पुलिस बनाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सीसीटीवी कैमरास की स्थिति ये है कि किसी एक थाने में एक, किसी में कोई भी नहीं, किसी में 1 या 2, इस तरह से लखनऊ में अभी तक सीसीटीवी कैमरास सुरक्षा के हिसाब से पुलिस ने इंस्टॉल करवाए हैं। जाहिर बात है ये पर्याप्त संख्या में अगर ये कैमरास होते तो शायद पुलिस को अपनी जांच में और मदद मिल जाती। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में लखनऊ काठगोदाम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी है। ये ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी। इस ट्रेन की घोषणा 2014 रेल बजट के दौरान की गई थी। ये ट्रेन बरेली होकर जाएगी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करे। केंद्र में इससे हर संभव केंद्र इसमें मदद करेगा। गृह मंत्री भारत सरकार लखनऊ के चारों ओर लगभग 105 किलोमीटर के रिंग रोड के संबंध में फैसला हो चुका है और इस संबंध में जल्दी ही कार्य प्रारंभ। यूपी में स्वाइन फ्लू का दायरा बढ़ता जा रहा है। ताजनगरी आगरा में स्वाइन फ्लू के 6 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 2 बच्चे और 1 जूनियर डॉक्टर भी शामिल है। प्रारंभिक जांच में इन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे गए हैं। किसी भी मरीज में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए जाने के बाद सबसे पहले इन्फ्लुएंजा ए जांच की जाती है और ये टेस्ट पॉजिटिव मिलने पर मरीज को हिस्ट्री और उसके लक्षणों के आधार पर स्वाइन फ्लू का संदिग्ध माना जाता है। इसके बाद मरीज की RT-PCR जांच कराई जाती है, जिसकी रिपोर्ट के बाद स्वाइन फ्लू की पुष्टि की जाती है। एक अवेयरनेस इस तरीके की होनी चाहिए कि अगर कोई छींक रहा है, क्योंकि ये छींकने से फैलता है, लोग जो कि स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड हैं उनके पास बैठने से फैलता है, एक तरीके से सांस से फैलता है ये। तो अगर कोई भी ऐसा है तो हम उसके छींकने को अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई इस तरीके का मरीज अपने आसपास है तो उसमें हमें हैंड वॉशिंग पे ध्यान देना चाहिए, हमें यूटेंसिल्स पे ध्यान देना चाहिए, ऐसी कोई सी भी जगह जहां पर वो वायरस बैठ सके। ज्यादा केसेस आते हैं, जैसे कि संदिग्ध केसेस ज्यादा नंबर कुछ अखबारों में भी आ गया। अगर ऐसा होता है तो हम लोगों ने यूरोलॉजी में जो वार्ड है हमारा स्किन का, हम उसको खाली कराकर केवल स्वाइन फ्लू वार्ड कर देंगे। उसे 11 मरीज हैं, उसको हम मेडिसिन में शिफ्ट कर देंगे और केवल स्वाइन फ्लू वार्ड बना देंगे उसको। आगरा में स्टेटस क्या रहा है स्वाइन फ्लू? अभी तक हमारे पास सर्टिफाइड एक भी केस नहीं है जिसे हम कह सकेंगे स्वाइन फ्लू है। और स्वाइन फिर हाथरस में एक मासूम बच्चे के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई। इस मासूम का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने बेर तोड़े थे। बेर तोड़ने की शिकायत मिलने के बाद गांव के ही कुछ युवकों ने पहले तो इस मासूम की पिटाई की और फिर उसे कुएं में लटका दिया। यहां के कैलोरा गांव में हुई इस घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी नाराजगी है। पीड़ित बच्चे के परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। हालांकि पुलिस अधिकारी बच्चे को कुएं में लटकाने के आरोप को नकार रहे हैं। और वाराणसी में इसी संगम की खबर का असर हुआ है। सेवापुरी ब्लॉक के पूरे गांव में रेडिएशन की जांच करने के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम आएगी। गांव में रेडिएशन की वजह से कई बच्चे बीमार हैं। एनर्जी एंड रेडिएशन रिसर्च की टीम ने गांव में रेडिएशन होने की पुष्टि कर दी है। डीएम की रिपोर्ट के बाद अब जीएसआई की टीम आएगी। इधर विकलांग बच्चों को राहत देने के लिए डॉक्टरों की एक टीम पूरे गांव भेजी जाएगी।